नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। अगर आप भी आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त यानी सैचुरेटेड है? तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी ब्रोमोप्रोपेन हमारा आंसर सही होगा। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। यानी संतृप्त यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक यानी सिंगल बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। क्यों ब्रोमोप्रोपेन हमारा आंसर क्यों सही है कि एल्कीन समूह का ये क्या है, व्युत्पन्न है, जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, जो कार्बन या जो ब्रोमोप्रोपेन है ये सैचुरेटेड में है। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और स्ट्रेट है, चेन श्रृंखला में है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। असंतृप्त जो कार्बन क्या कार्बन के कौन से होते हैं, तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड की श्रेणी में आते हैं। और ऑप्शन जैसे बी सी और डी में जैसे देख रहे हैं ईन और आइन प्रत्यय लगे होता है, यानी जो जिनके प्रत्यय में क्या होते हैं, यानी जो बाद में जो ऐसे ईन लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, वो क्या होते हैं, असंतृप्त, यानी उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसमें देख रहे हैं ब्रोमोप्रोपेन एन लगा हुआ था, इसलिए इसमें ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी एन वाले क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में होते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही था। इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो नाम के अंत में क्या होता है, एन हो तो देखें वो क्या होता है, संतृप्त यानी सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, यानी जिनके अंत में क्या हो, एन हो, क्या हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं प्रोपेन है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो सी है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है, ये अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हुआ, यानी ये विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें रिज श्रृंखला यानी स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो सी आइसोब्यूटेन हमारा ऑप्शन सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। तो रिज श्रृंखला यानी स्ट्रेट चेन, जब हम कार्बन के परमाणु एक सीधे रेखा लाइन में जुड़े होते हैं तो कोई शाखा उसमें नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो कार्बन के जो भी एटम्स हैं क्या होते हैं, एक स्ट्रेट चेन श्रृंखला में जुड़े, कोई भी इसमें शाखा नहीं बनी हुई है। इसीलिए ये क्या हो, स्ट्रेट चेन में आएंगे, ब्यूटेन एन ब्यूटेन। यहाँ देख रहे हैं जो सी है C4H10, यानी जो हाइड्रोजन है ये 4 4 8 ये 10 हो गया, और कार्बन जो कितने 1 2 और 3 और 4, तो ये C4H10 हो गया। एन ब्यूटेन यानी C4H10 एक सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? जिसमें आइसो और मेथिल शब्द यह दर्शाते हैं कि कार्बन चेन की शाखाएं क्या है, ब्रांचेज हैं, निकली ब्रांचेज शाखाएं निकली हुई हैं। यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, जो कार्बन कार्बन इसमें यहाँ पे श्रृंखला इसकी क्या है, शाखित है। कार्बन की एक और श्रृंखला यहाँ इधर गई है, इसलिए जो आइसो ब्यूटेन है हमारा आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता यानी एसिडिटी होती है? क्या सबसे अधिक जल में होती है, क्या सिरके में होती है, क्या नींबू में होती है, क्या दूध में होती है? तो जल का जो पीएच होता है 7 होता है। जो सिरका होता है इसका लगभग 2.4 से एबव होता है। जो जो नींबू है इसका जो पीएच होता है 2.4 होता है। जो दूध है ये क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है, तो इसका पीएच क्या है, 6.5 है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें सबसे अधिक जो अम्लीय होता है क्या है, नींबू। नींबू हमारा सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये पीएच स्केल है जो क्या 0 से 14 तक होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, वैल्यू 0 से 14 तक वेरी कर रही है यहाँ पे। तो 0 यानी जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का क्या है 0 हो जाए तो वो हाई एसिड यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। इसीलिए जिधर हम 7 से इधर की तरफ 0 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती जाती है, और 7 से एवं 14 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिटी यानी क्या होती है, कम हो जाती है, और अल्कलाइन बढ़ता जाता है।
और 7 जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी ना इसमें क्या होता है, अम्लीय होता है ना पीएच होता है। जैसे जल होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे दूध देख रहे हैं, तो क्या है, ये 7 से डाउन है, यानी लगभग ये 6.5 के करीब होता है दूध का पीएच। यहाँ सिरका भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, 7 से एवं, यानी ये घटता जा रहा है इसका जो पीएच वैल्यू, इसलिए इसका समथिंग है। यहाँ भी देख रहे हैं, जो अब नींबू देख रहे हैं सबसे कम है, सिरका से भी इधर है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या था, उसमें नींबू सही था। अब देखें लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट एसिडिटी, अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है वो और कम होता जाए तो उसकी क्या होता है, एसिडिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। पीएच मान वैल्यू, जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। जैसे नींबू का रस देख लेते हैं, तो नींबू का रस का जो पीएच होता है 2.2 से 2.4 तक होता है, ये सबसे अधिक अम्लीय है इस ऑप्शन में। फिर सिरका देखते हैं, विनेगर देखते हैं, इसका पीएच क्या होता है, 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। दूध देखते हैं, तो दूध का पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.7 तक होता है। जल देखते हैं, तो जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, और ये उदासीन होता है। अब जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने इसकी खोज किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण यानी डिफ्यूजन को दर्शाएगा। तो गैस का गैस में, या ठोस का ठोस में, या द्रव का द्रव में, या गैस का गैस में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, गैस का गैस में डिफ्यूजन, विसरण क्या होगा, गैसों का गैस में विसरण दर तेज होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर तक होते हैं, और इनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा अधिक होती है, और ये तेज़ी से मूव करते हैं। इसीलिए जो क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन विसरण तेज़ी से होता है, ये ज़्यादा तेज़ी से क्या होते हैं, घूमते। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में हम अगरबत्ती हम जला देते हैं, तो किसी कोने में ही जलाएं तो क्या होता है, पूरे रूम में क्या होती है, फैल जाती है। इसकी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं। तेज़ी से मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये पूरे रूम में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो विसरण डिफ्यूजन क्या है, कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना है। गतिज ऊर्जा क्या है, तो गैस के अणु में क्या होता है, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा अधिक होती है इनमें, और इनके बीच जो खाली स्थान भी सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच की दूरी क्या है, दूर दूर है। आज चूँकि यहाँ पर ठोस में देख रहे हैं, तो ठोस में क्या है, बहुत ही पास एक दूसरे में चिपके चिपके हुए हैं। तो इनमें इसीलिए क्या होता है, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, गैस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। और गैसों में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इन दोनों, यानी जो है कि सॉलिड और लिक्विड, और फिर गैस। तो गैसों में क्या होती है, सबसे अधिक होती है इसमें, फिर इनसे कम होता है। सॉलिड में क्या होता है, जो इनके बीच जो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और ये फिर लिक्विड में क्या होता है, गैस से अधिक होता है दूरी अणुओं के बीच, और गैस में क्या होता है, तो सबसे कम अणुओं के बीच की दूरी होती है। गैस का गैस में जो कण स्वतंत्र रूप से बहुत तेज़ी से गति करते हैं, इसीलिए यह मिश्रण सबसे तेज़ी से होता है। जैसे अगरबत्ती का धुआं, हमने ऑप्शन दिया था ना वहाँ पे, कि जो मोमबत्ती के जो अगरबत्ती के जो क्या होते हैं, जो उसके धुआं होता है तेज़ी से पूरे रूम में फैल जाता है, इसी कारण, जो हाई एनर्जी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शक्ति, पावर और समय के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही हो जाएगा। यानी एनर्जी बराबर शक्ति गुणे समय, यानी ई बराबर एनर्जी बराबर पी इंटू टाइम। यानी जो शक्ति और टाइम का जो गुणनफल होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, यानी ऊर्जा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। आंसर हमारा बी सही होगा। देख रहे हैं, जो एनर्जी होती है, पावर और टाइम का क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी के रूप में बदलता है। देख रहे हैं, ई बराबर पी इंटू टी। इसका क्या परिभाषा, शक्ति कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए किया गया कुल कार्य, खपत हुई ऊर्जा और समय और शक्ति के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी इकाइयाँ क्या होती है, तो शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है वो, और इसका ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, KWH, यानी किलोवाट आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि डैश। इस ऑप्शन इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हमारा होगा? तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। जो बंदूक होती है, जो हम गोली चलाते हैं उस पर, तो क्या होता है, एक पीछे की तरफ भी फोर्स लगता है। ये न्यूटन का क्या है, न्यूटन का जो है कि थर्ड लॉ है ये, यानी एक्शन बराबर रिएक्शन, एक्शन बराबर रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी जो हम अगर किसी पे कार्य करते हैं तो वही हमारे ऊपर क्या होता है, बराबर ही फोर्स लगाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया यहाँ पे। और न्यूटन का थर्ड लॉ देख रहे हैं ना, बंदूक पे क्या होता है, आगे की तरफ जब फोर्स, बंदूक की गोली चला रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होती है, एक पीछे की तरफ भी फोर्स लगा रही है, जिसको देख रहे हैं यहाँ पे, यानी गन रिकॉइल, यानी पीछे की तरफ जब फोर्स लग रहा है। और एक्शन बुलेट मूव फॉरवर्ड, यानी जो गोली है वो आगे की तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। न्यूटन का तीसरा नियम है ये, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, तो विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जो बारूद का विस्फोट होता है, गोली को बहुत तेजी से बल को क्या करता है, आगे की तरफ फेंकता है। उसी प्रकार क्या होती है प्रतिक्रिया, गोली बंदूक क्या होती है, उतना ही बल पीछे की तरफ भी लगाती है। इसे बंदूक का प्रतिक्षेप कहते हैं, यानी रिकॉल ऑफ गन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गैल्वेनीकरण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये जैसे मान लीजिए आयरन स्टील का जो क्या है, एक मान लीजिए ये है यहाँ पे, इस पे क्या हुआ, तो इस पे हम जिंक की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और किस प्रक्रिया से चढ़ाते हैं, तो गैल्वेनीकरण के माध्यम से। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो लोहा है, इसको क्षरण से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इस पे एक पतली जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या हो, ये ना ऑक्सीजन से क्रिया करे ना जल से क्रिया करे, और ये इसका जो लाइफ इससे बढ़ जाता है। गैल्वेनीकरण क्या है, तो लोहे या इस्पात को जंग या रस्ट से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं। सिद्धांत क्या होता है, तो कैसे करता है, तो जिंक क्या है, लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करके सुरक्षात्मक परत बना लेता है, जिससे क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगती है। जिंक जो कि होता है वो क्या होता है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। उदाहरण जैसे पानी की बाल्टी है, देखते हैं ना, उस पर भी क्या होती है, वो चमकीली परत जैसे चढ़ाई जाती है इसकी सुरक्षा के लिए। जो पाइप हमारे घरों में जो पाइप होते हैं जिनसे पानी आता है, उन पे भी देख रहे थे कि चमकीली परत चढ़ाई जाती है। छत की जो चादरें होती हैं उस पर भी क्या होती है, जिंक गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है जंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी तृतीयक उपभोक्ता, यानी जो टेरिटरी कंज्यूमर है, इसमें जीवों की संख्या सबसे कम होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब देख रहे हैं कि जो है कि ये जो है कि प्रोड्यूसर है, जैसे पौधे हो गए हैं, ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी हो गए, ये तृतीय यानी तृतीय को उपभोक्ता, यानी जब से हाइयर ऊंचे पे हैं। जैसे से क्या होता है कि यानी जो उत्पादक होते हैं पौधे में, मान लीजिए एनर्जी कितना बनी, 100 बनी, तो इसका 10% यहाँ पे आगे बढ़ता है, इसका 10% आगे बढ़ता है, फिर इसका 10% आगे बढ़ता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये कैसे होता है, तो लिंड मान के ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम से ये होता है, यानी एनर्जी डिक्रीज 10% ला। ये क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर हायर जीव में बढ़ते जाते हैं, यानी उत्पादक से हायर जीव, यानी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले जो जीव बढ़ते जाते हैं, तो उन पे सबसे एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उनकी संख्या भी कम होती है। कॉन्सेप्ट उदाहरण देते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड, इसको जो क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल पिरामिड इसको बोलते हैं। ऊर्जा का प्रवाह 10% लैंडमान का नियम का क्या करता है, पालन करता है।
विश्लेषण देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊपर जाते हैं, उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। क्यों? जैसे मान लीजिए देख रहा है ना, यहाँ पे 10% ही एनर्जी क्या होती है, अगले जो जो पोषी स्तर है उस पर ट्रांसफर हो रही है। तो इसका 10% ही ऊर्जा अगले हर जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाता है, एनर्जी उसका 10% ही आगे बढ़ती जाती है। उत्पादक देख लेते हैं, सबसे नीचे होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, सब ऊर्जा सबसे अधिक होती है, संख्या और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये उत्पादक हैं, एनर्जी इन्हीं पे नीचे सबसे ज़्यादा होती है। तृतीय उपभोक्ता, ये पिरामिड के शीर्ष पर होते हैं। यहाँ पे जो जो क्या होते हैं, जो तृतीय उपभोक्ता हैं, ये सबसे ऊंच पे होते हैं और इनकी संख्या भी कम होती है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, कम मिलती है। अब जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, देख रहे हैं शेरों की संख्या भी कम होती है। ऐसा नहीं है कि शेर की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूछो ना, लेकिन शेरों की संख्या कभी, बाजों की संख्या भी कम होती है। इसी के कारण ऊर्जा वहाँ पे क्या होती है, कम पहुँचती है। इन्हीं के कारण इनकी संख्या क्या होती है, तो कम होती है। ऑर्डर कम है तो पहले क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक में सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर प्राथमिक में उससे कम, फिर तृतीयक में उससे कम, फिर तृतीयक में सबसे कम। यानी ये क्या होते हैं, 100% एनर्जी अगर यहाँ पे, इसका 10% यहाँ जाएगा, फिर इसका 10% यहाँ जाएगा, फिर इसका 10% तृतीयक उपभोक्ता के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण यानी एड्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आंसर डी सही है हमारा। फैक्ट क्या है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण का अर्थ है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कारण क्या होता है, तो यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है और संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से क्या होता है, फैलता है। उन्मूलन यानी इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए मधुमेह क्या है, तो ये उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म विकार है, संक्रामक नहीं। यानी जो मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ है, ये संक्रामक नहीं है, यानी एक दूसरे से फैलता नहीं है। उसी तरह जो कैंसर है, ये क्या है, एक कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि, यानी जो कोशिकाओं में अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो उसको कैंसर बोलते हैं। और ये भी क्या है, संचारित रोग नहीं है। तीसरा है कुपोषण, कि ये पोषक तत्व की कमी से होता है। यानी जो कुपोषण एक प्रकार की जो रोग है, ये क्या होता है कि जब पोषक तत्व, प्रोटीन की कमी हो जाए या कोई भी चीज़ जो पोषक तत्व के शरीर में कमी हो जाती है, तो ये भी क्या है, संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसमें हमारा आंसर बी सही होगा। कैसे? तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो V का मान कितना दिया हुआ है, तो 15 वोल्ट, और Q का मान कितना दिया है, तो 5 कूलाम। तो यहाँ पे रख देंगे W बराबर V का मान कितना दिया है, तो 15, और कूलाम का मान कितना दिया है, 5। ये कितना आ जाएगा, 75 जूल। जो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों यानी लीफ मार्जिन पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से क्या करता है, पुनरुत्पादन करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, यानी ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म क्या करता है, तो ये एक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा क्या करता है, अपनी जैसे इसकी पत्तियां होती हैं ब्रायोफिल्म की, मान लीजिए पत्ती बना दिया, तो यहाँ पे क्या होती हैं, किनारे किनारे पे क्या होते हैं, एक छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। और ये क्या आगे चल के क्या होते हैं कि ये पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, और ये ब्रायोफिल्म है। मुकुलन क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है, अलैंगिक प्रजनन विधि है। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्पाइरल वगैरह क्या करता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन से क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन से क्या करता है, ये प्रजनन करता है। हाइड्रा भी क्या करता है, तो ये मुकुलन से भी, ये भी क्या करता है, मुकुलन।
से अपना प्रजनन करते हैं, जो क्या है एक अलैंगिक ही विधि है। और आम के क्या, आम कैसे ये जनन करता है, तो ये मान लीजिए बीज से, यानी इसको बीज से उगाया जाता है, या ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए कलम किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पौधे से कलम बनाया जाता है, उस विधि से आम का ये अपना प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर भी हमारा सही था। और अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट, तो कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, ब्रायोफिल्म, इसे पत्थरचट्टा भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के किनारे जो नोट से होते हैं कलियाँ बर्ड्स होती हैं। जब पत्ती क्या होती है गीली मिट्टी पर गिरती है तो ये कलियाँ नए पौधे बन जाते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है कि नए नए पौधे यहाँ से पत्ती से बन गए हैं। यहाँ पे ये बर्ड्स हैं। और लीफ मार्जिन क्या होते हैं, देख रहे हैं जो ब्रायोफिल्म की पत्तियाँ होती हैं, इससे नए पौधे भी विकसित हो जाते हैं। स्पाइरोगैरा, जैसे का स्पाइरोगैरा कैसे अपना निसंख्या बढ़ाता है, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा। इसमें क्या होता है, स्पाइरोगैरा की बीच से क्या टूट के दो अलग अलग स्पाइरोगैरा बन जाते हैं। हाइड्रा क्या आता है, मुकुलन, ये क्या है, मुकुलन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। यह एक जंतु है, पादप नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए मुकुल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, यानी इस पर एक मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, तो इसमें जीव बढ़ते हैं, यानी एक के बाद इस पर अलग अलग अपनी संख्या बढ़ाते हैं। आम क्या है, मुख्य रूप से बीज या ग्राफ्टिंग यानी कलम के द्वारा इसको इसकी संख्या बढ़ाता है, यानी इसको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी m बराबर v अपान u। m बराबर क्या है, तो ये आवर्धन है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब बटा जो वस्तु का जो इमेज होता है वो कितना गुना अपने से बढ़ गया, यही क्या होता है, आवर्धन होता है। यानी जो शुरू में वस्तु रखी गई थी लेंस के सामने, वो कितना आवर्धित होके जो प्रतिबिंब उसका बना है, यही क्या होता है, आवर्धन होता है। और लेंस में क्या होता है कि जो आवर्धन होता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस v अपान u। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो आंसर हमारा डी सही था। और लेंस क्या है, तो लेंसों में क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, m बराबर v अपान यू, ये पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। और मिरर में क्या होता है, तो m बराबर माइनस v अपान यू, यानी निगेटिव लेते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ लेंस के बारे में पूछा गया, इसीलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा, जो प्लस v अपान यू धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन इनकी इनकी जो है आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल जो होता है अपने पात्र की आकृति को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन वही रहता है। अब जैसे मान लीजिए जो जल का आयतन है, मान लीजिए 1 लीटर है, तो किसी मान लीजिए दूसरे हम पात्र में रख दें तो ऐसा नहीं है ना कि वो 2 लीटर हो जाएगा, वो 1 ही लीटर है जाए। लेकिन ये है कि मान लीजिए जो ये 1 लीटर आयतन का जो जल है इसकी आकृति जरूर ले लेगा, लेकिन इसका आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो ऑप्शन हमारा सी सही था। यहाँ पे अवधारणा जो है कि द्रव अवस्था क्या होती है कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का जो क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। कणों के बीच का जो आकर्षण बल इतना होता है कि वो एक दूसरे से छोड़कर नहीं भागते हैं। आकृति इन लोगों की क्या होती है, तो अनिश्चित होती है, नो फिक्स्ड शेप। कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान होता है जिससे वे क्या होते हैं, फिसल सकते हैं। उदाहरण जैसे 1 लीटर पानी को जग से गिलास में डालने पर वही गिलास का आकार ले लेगा, लेकिन मात्रा 1 लीटर ही है। जैसे मान लीजिए जग में 1 लीटर पानी है, जब इसको किसी दूसरे पात्र में रखते हैं तो इसने बाउल का आकार तो ले लिया, लेकिन जो अभी पानी कितना है, 1 ही लीटर है यहाँ पे, तो आयतन निश्चित होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैसों का कोई भी न निश्चित आकार होता है, न निश्चित आकार होता है, यानी जो इनका शेप है
वो भी फिक्स नहीं होता है, और ना ही इनका जो वॉल्यूम होता है यानी जो आयतन है ये भी क्या है, फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्यों जो इनके गैस होते हैं इनमें हाई अधिक एनर्जी अधिक होती है और तेज़ी से मूव करते हैं, और इनके जो कण के बीच दूरी भी होती है वो ज़्यादा होती है। तेज़ी से मूव करते हैं इसलिए इनका कोई भी फिक्स एरिया नहीं है, फिक्स जो है कि इनका आकार नहीं है, आयतन इनका भी फिक्स नहीं है, क्योंकि कणों की जो दूरी है वो भी क्या है, बहुत दूर दूर तक है। जिस पात्र में इसको भी रखते हैं वो भी आकार ले लेता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन सी सही था हमारा। गैसीय अवस्था के देख लेते हैं इसका। तो इनका आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में रखो पूरा उसी को भर देते हैं। आयतन देख लेते हैं तो इसका अनिश्चित, ये भी आयतन क्या होता है, अनिश्चित अनिश्चित होता है। दबाने पर संपीड़ित हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो हमारे घरों में एलपीजी यूज करते हैं, अगर मान लीजिए एलपीजी उसमें गैस निकाले तो बहुत एरिया में फैल जाता है, और लेकिन क्या किया जाता है जब इसको भरा जाता है, यानी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा जो गैस होता है उसको एक छोटे से गैस में क्या होते हैं, गैस में क्या करते हैं तो इसको हम भर देते हैं, यानी छोटे से पात्र में ही गैस क्या होते हैं आ जाता है। तो यानी संपीड़ित करके, यानी इसको कंप्रेस करके हम एलपीजी सिलेंडरों में भर देते हैं। इसी के कारण कारण क्या है, तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जो इनका आकर्षण है एक से दूसरे अणुओं के बीच क्या होता है, जो आकर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है, और गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो एनर्जी होती है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तुलना जैसे मान लीजिए ठोस होता है, इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। द्रव क्या होता है, तो द्रव का अनिश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। गैसों में क्या होता है, तो दोनों अनिश्चित होता है, न इनका आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सूत्रकणिका यानी माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एनर्जी बनाने के लिए ज़्यादा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो इसमें देखते हैं कि ये जो संरचना बनी हुई है, इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी संरचना, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम फोल्ड करके, जैसे मान लीजिए कागज़ है, इसको बहुत फोल्ड करके किसी छोटे एरिया में रखना चाहे तो ये आसानी से रखा, लेकिन जब इसको फैलाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा एरिया क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसीलिए बहुत बड़े चीज़ को जब हम फोल्ड करके यहाँ पे रखते हैं तो ये किस लिए रखा गया यहाँ पे, इसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, कि ज़्यादा सतह यानी ज़्यादा जो सरफेस एरिया प्रदान करने के लिए, जो एनर्जी बनाने में क्या होगा, सहायक होगा, इसीलिए। और इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं। सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रेव यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। इसकी भीतरी झिल्ली में बहुत से फोल्ड वलय होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। जब हमने देखा कि जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी संरचना बोलते हैं। क्यों होता है ये, तो ये क्रिस्टी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के लिए एक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो सरफेस एरिया क्या करती है, प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, तो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का क्या होता है, तो निर्माण होता है। अन्य विकल्प जैसे है वैक्यूल है, ये क्या होते हैं, भंडारण के लिए यूज होते हैं, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, चीज़ों को पैकेजिंग करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ पैकेज करना है कोशिका में, वैक्यूल इसमें यूज होते हैं। लाइसोसोम क्या है, तो इसको आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों? मान लीजिए कोशिका कोई क्षतिग्रस्त हो जाए या खराब होने लगे तो वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को विस्फोट करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि? इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है। अब इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, यम जो द्रव्यमान होता है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं तो द्रव्यमान क्या होगा, हमारा वही रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी जो हमारा द्रव्यमान पृथ्वी पर है वही क्या होगा चंद्रमा पर, लेकिन जो हमारा भार होता है यानी जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, वैरी करता है, यानी जिस जहाँ भी जाए उसके हिसाब से बदलता रहता है। भार बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यम क्या है, यम मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु में रख दे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख ले रहे हैं कि 9.8,
और जी का मान, या जी का मान 9.8 अगर मान लीजिए वो 10 kg है, इसका द्रव्यमान 10 है, और तो ये कितना हो जाएगा 98 kg। और लेकिन मान लीजिए हमारा भार यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो है कि गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से क्या हुआ है, बदल रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है, इसका जो भार होगा, जो पृथ्वी के भार का क्या होता है 1/6 होता है चंद्रमा पर। ऐसा क्यों है कि जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और चंद्रमा पर कितना है तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो पृथ्वी का जो है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पे। इसीलिए हमारा जो वेट है, अगर मान लीजिए इसका वेट अगर 600 kg है, यानी तो ये चंद्रमा पहुंच के कितना हो जाएगा, यानी 600 का 1/6 यानी 100 kg का व्यक्ति यहाँ पे बचेगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 से 100 kg पहुँच गए, इतना डिफरेंस। और कैसे डिफरेंशिएट हुआ, तो ग्रेविटेशनल ये जो है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान के बदलने से हमारा भार बदल रहा है, लेकिन द्रव्यमान हमारा सेम रह रहा है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसीलिए वहाँ पे जी का मान भी क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। परिणाम क्या है, तो जी का मान कम होने से क्या होता है, भार कम हो जाता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल भार बदलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, m kg यानी m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी mgh, यानी मास गुणे ग्रेविटी त्वरण इंटू हाइट। इसका क्या होता है, तो पी ई बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे देख रहा है ना कि यहाँ पे पत्थर है, ये इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी नीचे की तरफ अपने खींच रही है, तो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका जो अपना मास है, द्रव्यमान है, और हाइट क्या है, ये सतह से कितना ऊंचाई तक है, ये एच ऊंचाई तक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, m × g × h, यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो ½ mv²। ये गति के कारण उत्पन्न एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे अणु नहीं गुजर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। यानी जो हमारी कोशिका होती है, जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए क्या होती है, उसमें चीज़ें आ जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ आ जाए या चला जाए, सिर्फ वही चयनात्मक होती है, पेरिमेबल होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही था यहाँ पर। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिव पेरिमेबल होती है। अर्थ क्या है इसका, तो ये एक प्रकार का गेट कीपर की तरह काम करती है, यानी देखती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो केवल क्या करती है, छोटे अणु ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देती है, लेकिन बड़े अणु जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इसको जाने नहीं देती है, रोक देती है। देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी हमारी जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन को क्या हो रही है, ये ऑक्सीजन की जो आकार देख रहे हैं छोटे हैं, तो इनके मुकाबले यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्च प्रोटीन है, फिर यहाँ पे स्टार्च प्रोटीन है, इनकी जो आकार है, बड़े होने के कारण क्या होती है, इसको जाने नहीं देती है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ये छोटे होते हैं इनकी तुलना में, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो कोशिका के अंदर जो भी ऑक्सीजन यूज होता है, यानी जो हम बाहर से ऑक्सीजन नाक के द्वारा फेफड़े के द्वारा यहाँ पहुँचाते हैं कोशिका, ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है, और ये जो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे CO2 निकलता है, जो इसको कोशिका से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि छोटे होने के कारण CO2 को निकालने की ज़रूरत होती है, तो ये CO2 आपस में निकल के फेफड़ों के द्वारा हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ये एक प्रोडक्ट है हमारी ऊर्जा के बनाने की प्रक्रिया, एनर्जी बनाने की प्रक्रिया के दौरान CO2 एक उत्पाद के रूप में होता है, और ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी बनाने में। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का कारण क्या है? मृदु मतलब क्या है कि कठोर नहीं, सॉफ्ट ध्वनि, यानी ज़्यादा जो कानों में कर्कश न लगे, ज़्यादा चुभे नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 19 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कंपन का आयाम का क्या होगा? छोटा होना। आयाम क्या होता है? तो कोई तरंग जैसे मान लीजिए जैसे मूव करती है, तो इसकी जो अपनी मध्य स्थिति से, यानी मान लीजिए तो तरंग जो अपनी मध्य स्थिति से, यानी यहाँ से कितना ऊंचाई तक जा रही है, यानी श्रृंग गर्त गर्त बना रही है, जो ये कितनी हाइट तक गई, ये कितनी हाइट तक, यही क्या है? इसका आयाम है। आयाम, इसको आयाम बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो ध्वनि की प्रबलता ये किसके बराबर होती है? आयाम के। यानी ध्वनि की प्रबलता जैसे हम बढ़ाते बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या होता है? आयाम भी बढ़ता है। संबंध रिलेशन क्या है? तो अधिक आयाम यानी तेज ध्वनि, यानी आयाम का अधिक तेज आयाम जैसे जैसे बढ़ता है तो ध्वनि की लाउडनेस भी बढ़ती जाती है। अगर आयाम कम है तो ध्वनि क्या होती है? मृदु होती है, सॉफ्ट होती है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो मंद आघात जैसे जैसे मान लीजिए धीरे धीरे किसी पे कहीं पे आघात करते हैं, मारते हैं, तो हमें छोटा कंपन उत्पन्न होता है और कम आयाम होता है। देख रहे हैं लो एम्पलीट्यूड यानी सॉफ्ट ध्वनि। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तरंग है ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा रहा है, यानी ये नीचे भी देख रहे हैं इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है इसके मुकाबले। यहाँ पे देख रहे हैं इतनी हाइट तक जा रहा है, यानी आयाम क्या है इसमें? हाई अधिक है, यानी हाई एम्पलीट्यूड यानी लो साउंड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यानी HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कैसे फैलता है? संचरण ट्रांसमिट कैसे होता है ये? तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित रक्त ब्लड चढ़ाने से, यानी जो संक्रमित ब्लड है अगर उसको चढ़ा दिया जाए तो उससे फैल जाएगा। संक्रमित सुई यानी किसी संक्रमित HIV जो व्यक्ति है उसके उसके द्वारा अगर लगा के सुई इसको लगा दिया जाए तो इससे भी फैल जाता है। फिर माँ से शिशु को भी फैलता है। भ्रांतियाँ क्या हैं? यानी जो मिथ है वो क्या देखेंगे कि मच्छर के काटने, यानी मान लीजिए किसी HIV व्यक्ति है उसको हुआ है, तो अगर उसको मच्छर काट दे फिर दूसरे को काट दे मच्छर, तो ऐसी स्थिति में नहीं फैलता है। स्पर्श या हग करने से भी HIV नहीं फैलता है, या हवा के द्वारा भी नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एकल फसल खेती की तुलना में अंतर सस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार लाभदायक है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पोषक तत्व का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार से क्या होता है? तो रोकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन डी हमारा सही था। उदाहरण क्या है कि अंतर सस्य यानी ये इंटरक्रॉपिंग एक ही खेत में एक साथ क्या दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की विधि है। जैसे मान लीजिए एक दिख रहा है यहाँ पे फसल है एक ठो, एक दूसरी फसल है, एक तीसरी चौथी, ये क्या है? इंटरक्रॉपिंग है ये विधि, यानी एक साथ कई फसलों को उगाना। ये मोनोकल्चर यानी सिर्फ एक ही खेती का उपयोग करना है किसी भी चीज़ में। जैसे मान लीजिए लाभ क्या है इंटरक्रॉपिंग का? तो पोषक तत्व प्रबंधन यानी नेचुरल इफिशियंसी, जो न्यूट्रिएंट इफिशियंसी है, जो पोषक तत्व की जो उपलब्धता है, अलग अलग फसल मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस फसल की कुछ और रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ और है। सभी फसलों की अलग अलग पोषक तत्व रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? बराबर बनी रहती है। और मोनोकल्चर में क्या होती है कि एक ही प्रकार की हम खेती करने से क्या होता है कि एक ही जिस जिस पोषक तत्व की इनको आवश्यकता होती है वही बार बार यूज होते रहते हैं और मिट्टी में उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है। एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने वाले रोग और कीटों को रोकने में भी मदद करता है इंटरक्रॉपिंग। तुलना क्या है कि जैसे एकल फसल मोनोकल्चर में क्या होता है, एक ही प्रकार के पोषक तत्व बार बार उपयोग होने से मिट्टी क्या होती है? बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा?
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कार यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड तक, और इस अवस्था में उसने अपना त्वरण कितना बनाए रखा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका, तो v बराबर u प्लस ए टी। इसमें जो है कि u का मान कितना दिया है, तो u का मान कितना है 0, a का मान कितना है तो 2, u का मान 0, a का मान 2 और t का मान 5 सेकंड। तो हमारा v का मान क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? जो कैल्शियम कार्बोनेट को जो जलीय विलयन है इस पर क्या करते हैं, जब CO2 को प्रवाहित करते हैं तो एक क्या होता है, दूधिया कलर क्या होता है इसमें निक्षेपित होता है, यानी दिखाई देने लगता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन हमारा ऑप्शन ये सही था। यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का जो पानी है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गुजारा जाता है तो ये क्या होता है, CaCO3 यानी सफ़ेद अवक्षेप बनाता है और प्लस जल बनाता है। इस एनालिसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बन यानी CaCO3 बनाता है। इसी कारण चूने का पानी क्या होता है, दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मिल्की सफ़ेद हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम ट्रिक क्या है देख लेते हैं इसको, कि CO2 को अधिक देर तक प्रवाहित करे तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का ट्वाइस यानी CaHCO3 का ट्वाइस बनाता है, जो पानी में घुलनशील और दूधिया इसका रंग क्या होता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके कार्य हैं, क्या कार्य हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो बी सही होगा, यानी अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। इसलिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया विशिष्ट है। ये देखा, ये मैट्रिक्स बने हुए हैं, ये क्या है, आंतरिक झिल्ली है इन लोग माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये क्या है, तो राइबोसोम है। राइबोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन बनाता है। और ये ऐसा जो है कि ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, जिनके पास क्या है, खुद का DNA भी होता है। एक जिस बॉडी में रहते हैं उस बॉडी के अलग से इनका अलग DNA होता है अपना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अर्धस्वायत्त अंग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। कार्य कैसे करता है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी आवश्यकता के कुछ प्रोटीन क्या करता है, स्वयं बना लेता है। यहाँ देख रहे हैं, इसका खुद का DNA है और खुद का यहाँ पे राइबोसोम भी है। इसीलिए क्या करता है, ये अपना प्रोटीन संश्लेषित कर लेता है कुछ जो इसको आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो क्लोरोप्लास्ट यानी पौधों में पाया जाता है, ये भी अपना क्या करता है, इसके पास भी खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यानी 20 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। अब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, तो 40 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी तब कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ ये क्या होती है, फोकस है यहाँ पे। तो यहाँ से ये फोकस और सेंटर के बीच की दूरी भी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लीजिए ये हो जाएगा, और इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो फोकस और पोल, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहलाती है। तो इसीलिए हमारा ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पोल और फोकस, जब फोकस होता है इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और पोल और सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये कितना है, 40 है। और तो पोल और फोकस की दूरी के बीच में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ इस सूत्र का ध्यान रखेंगे, यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो यहाँ 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 25 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।